Hey guys, welcome to our online classes of Biochemistry. आज हम करेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रीवियस ईयर नेट में आए हुए क्वेश्चंस। हमने इसकी थ्योरी ऑलरेडी कर ली है। देखो, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है फिज़िकल स्पेक्ट्रा, ये JRF के लिए, अगर हमें JRF करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा स्कोरिंग है, ठीक है, बहुत, क्योंकि इजी टॉपिक है और इजीली मार्क्स भी आ जाते हैं। तो आप अगर किसी भी स्पेशलाइजेशन के हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिज़िकल के, तो आपको ये फिज़िकल स्पेक्ट्रा जो अब हम कर रहे हैं वो बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस आ जाते हैं। औरों में हो सकता है हमें थोड़ी सी ट्रिक वगैरह यूज़ करनी पड़े, इसमें बस फॉर्मूलेज लर्न करो। एक बार तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, बट लास्ट में बस फॉर्मूलेज रिवाइज करो और क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कहीं से भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट करके ही जाना नेट में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप देखते ही आंसर बता दोगे। तो देखो, इफ़ द बॉन्ड लेंथ ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज ग्रेटर इन अपर वाइब्रेशनल, द गैप बिटवीन द सक्सेसिव एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ पी ब्रांच। तो देखो, इसमें क्या रखा है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट है, इज ग्रेटर इन अपर वाइब्रेशनल स्टेट। तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो R है वो डिफरेंट है, ये R0 और ये R1। अगर R डिफरेंट है तो इसका R इन्वर्सली होते हैं B के, तो इसका मतलब B भी डिफरेंट होगा, B0 और B1। तो मैंने आपको बताया था, आपको थ्योरी देखनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, कि अगर B डिफरेंट हो तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने रोटेशन, वाइब्रेशन, इंटरेक्शन, कपल, ठीक है, मतलब रोटेशन और वाइब्रेशन को इकट्ठे करके चले हैं। और जब हम रोटेशन और वाइब्रेशन को इकट्ठा पढ़ते हैं, कपल करके पढ़ते हैं, तो जो गैप आता है, ये तो न्यू नोट फंडामेंटल, इस साइड R ब्रांचेस, इस साइड P ब्रांचेस, तो R ब्रांच का जो गैप होता है वो तो करता है डिक्रीज, मैंने आपको बताया था, और गैप P वाले का इंक्रीज करता है। और इंक्रीज भी फिक्स नहीं होता, डिफरेंट डिक्रीज करेगा, डिफरेंट वे से इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, P ब्रांच का पूछा है, इंक्रीजेस नॉन लीनियरली, क्योंकि फिक्स नहीं है तो इंक्रीजेस नॉन लीनियरली, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था अगर थ्योरी पढ़ी है तो। लेकिन अगर यूँ आ जाए कि B सेम हो, अगर B सेम था तो मैंने कहा था कि उसमें गैप फिक्स रहता है 2B का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं क्वेश्चन नेट में। द क्यू बैंड इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटाइलिन इज ऑब्जर्व्ड इन। जो क्यू बैंड है, मैंने आपको कहा था कि क्यू बैंड कब आता है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन में। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको बताया था कि दो टाइप से वाइब्रेशन निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर और पैरेलल। और परपेंडिकुलर में क्यू बैंड आता है, पैरेलल में क्यू बैंड नहीं आता। दोनों के सिलेक्शन रूल भी अलग थे। क्या था पैरेलल के लिए, डेल्टा J ±1 एंड डेल्टा NB ±1। और परपेंडिकुलर के लिए क्या था, डेल्टा J 0 ±1, डेल्टा N ±1, ये था। तो यहाँ पे हमें क्यू बैंड मिलेगा इन द परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। और मैंने आपको निकालने सिखाए थे कि कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। देखो, एसिटाइलिन है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो कब होएगा लीनियर में, मैंने आपको बताया था C इन्फिनिटी एक्सिस होती है, सीधी सीधी पास करो, इसको यूँ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करें, दोनों को इस साइड खींचें, तो भी C इन्फिनिटी प्रेजेंट है, मतलब ये पैरेलल है सिमेट्रिक वाली। असिमेट्रिक करें, मतलब ये वाला बॉन्ड लेंथ बढ़ा दें और इसको कम कर दें, तो भी है तो लीनियर ही, C इन्फिनिटी तो भी रहेगा, तो मतलब ये भी पैरेलल वाइब्रेशन है। लेकिन अगर हम बेंडिंग कर दें, मतलब इसको यहाँ पे स्ट्रेच, इसको यहाँ पे, बेंडिंग से क्या होगा, लीनियर नहीं रहेगा और C इन्फिनिटी खत्म हो जाएगी। अगर C इन्फिनिटी खत्म होगी तो ये कौन सी वाइब्रेशन है, परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे बेंडिंग मोड में परपेंडिकुलर वाइब्रेशन आती है, और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन में क्यू बैंड आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंडिंग मोड। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर थ्योरी अच्छे से करी है
अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलेक्शन रूल फॉर लीनियर मॉलिक्यूल इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वाइब्रेशन इज। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप सिंपली फटाफट से कर सकते हो। मैंने आपको बता रखा है कि परपेंडिकुलर में क्या होता है, डेल्टा एन प्लस माइनस वन, डेल्टा जे ज़ीरो प्लस माइनस वन, और अगर पैरेलल आ जाएगा तो ये ज़ीरो हट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको पता चले कि इतने इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इससे मोटिवेशन बढ़ता है और कुछ नहीं। इफ़ द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम along the molecular axis of heteronuclear diatomic molecule is non-zero, the rotational vibrational spectra will show the orbital angular momentum, मतलब J। अगर कोई कहता है कि परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, या फिर यूँ कह दे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम along the molecular axis is non-zero, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर नॉन ज़ीरो है J तो इसका मतलब वही है कि ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है। अगर ज़ीरो हो जाए तो पैरेलल वाइब्रेशन है। और अगर हमें पता है परपेंडिकुलर वाइब्रेशन के केस में क्या होता है, PQR ब्रांच मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर ज़ीरो आ जाता तो हमें P और R ब्रांच मिलते हैं, क्योंकि P और R तो मिलते ही मिलते हैं। अगर परपेंडिकुलर आ जाए तो Q और मिल जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी इन पर सेंटीमीटर ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड व्हेन NO मॉलिक्यूल गोज फ्रॉम n इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ये कौन सी लाइन है, R लाइन या फिर P लाइन। तो देखो n 0 से j 0 से j 1 में जा रहा है, तो 0 से 1 यानी कि डेल्टा J की वैल्यू +1 है, और +1 किसके लिए होती है, फॉर R ब्रांच। तो मतलब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट R लाइन, और फर्स्ट R लाइन को हम किससे डिनोट करते हैं, R0 से। ठीक है, अज्यूम दैट n इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू स्टेट हैव द सेम B वैल्यू। मतलब सेम B वैल्यू कब होती है, जब रोटेशन वाइब्रेशन इंटरेक्शन नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, गिवन दैट न्यू इज इक्वल्स टू इतने पर सेंटीमीटर। देखो पर सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे ये वेव नंबर है, B की वैल्यू पर मीटर में दे रखी है, और n हार्मोनिसिटी कांस्टेंट दे रखा है जो यूनिटलेस होता है। तो हमें R0 निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जब B इक्वल हो, मतलब B नॉट इक्वल टू B1 हो, तो क्या होता है, गैप जो होता है वो 2B का रहता है, R में भी P में भी। तो जो गैप है वो 2B का है, फर्स्ट लाइन निकालनी है। तो न्यू नॉट मतलब R0 क्या होगा, न्यू नॉट प्लस, इस साइड जा रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा 2B, और ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है न्यू नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती थी, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई XC, सारे फॉर्मूलेस कर चुके हैं हम, प्लस 2B। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है। ओमेगा ई यानी वेव नंबर हमें गिवन है 1904 माइनस 2 1904, XC की वैल्यू गिवन है 0.0073 प्लस 2B। B पर मीटर में है, इसको पर सेंटीमीटर में कैसे निकालेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1.7026। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो कैलकुलेटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल बैंड फॉर HCl इज सेंटर्ड एट 2886 पर सेंटीमीटर। फंडामेंटल आपको पता चल क्या होगा, न्यू नॉट हमें गिवन है 2886 पर सेंटीमीटर, अज्यूमिंग दैट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज दिस। जो R है वो भी फिक्स है, और कितनी है 1.276 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करें तो इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन्स ऑफ P एंड R ब्रांच। अगर R फिक्स है तो B भी फिक्स होगा, और अगर B फिक्स है तो गैप कैसे निकालेंगे, ये न्यू नॉट फर्स्ट लाइन ऑफ R ब्रांच क्या होगी, 2B का गैप होगा, तो फर्स्ट लाइन R ब्रांच की क्या आएगी, न्यू नॉट प्लस 2B, और P ब्रांच की जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें भी 2B का गैप होता है,
तो P फर्स्ट लाइन क्या आएगी, न्यू नॉट माइनस 2B, बस हमें B चाहिए होगा, न्यू नॉट तो हमें गिवन है। अगर हमें R पता है तो हम B भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, ये तो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ जूल, लेकिन हमें पर सेंटीमीटर में करना होगा, तो पर सेंटीमीटर में करने के लिए HC से डिवाइड कर देते थे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, I की वैल्यू क्या होती है, न्यू R स्क्वायर, न्यू R स्क्वायर C। अब R जो है ना वो हमें मीटर में ही पुट करना होगा, क्योंकि अगर मीटर में होगा ये जूल सेकंड, ठीक है, और ये किलोग्राम में आएगा। तो मैंने I की वैल्यू आपको बताई थी, ठीक है, तो मीटर से ना वो जूल की टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें मीटर में, क्यों, देखो कैसे, अगर हम H की वैल्यू देखें तो जूल सेकंड, न्यू की किलोग्राम आएगी, या फिर I की डायरेक्ट पुट कर सकते हो किलोग्राम, अगर न्यू की लिखें, मीटर स्क्वायर इंटू C की पर सेंटीमीटर में पुट करोगे, मीटर पर सेकंड होती है ना, सेंटीमीटर पर, अगर हम मीटर पर सेकंड में पुट करें C, ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर किलोग्राम मीटर किसके इक्वल होता है, जूल सेकंड स्क्वायर के, किलोग्राम, जस्ट अ मिनट एक बार चेक कर लेते हैं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इक्वल होता है जूल सेकंड स्क्वायर के, और मैंने आपको बताया था किलोग्राम मीटर इक्वल होता है न्यूटन सेकंड स्क्वायर के, ये तो पता ही होना चाहिए। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल सेकंड स्क्वायर, तो जूल सेकंड डिवाइडेड बाय जूल सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड, तो ये कैंसिल, जूल से सेकंड, ये वाले सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, तो पर मीटर आ गई, बट हमें चाहिए थी पर सेंटीमीटर, तो हम C की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में पुट करेंगे, तो परसेंट क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड पुट कर देंगे। ठीक है, H हमें पता ही है, पाई भी पता है, तो आप खुद कर सकते हो। जो न्यू है ना, मैंने आपको बताया था रिड्यूस्ड मास, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, HCl के लिए है तो 1 इंटू 35.5 या 35 भी लिख सकते हो, ठीक है, इनटू, इसको क्या करना होता है कन्वर्जन में, यूनिट कन्वर्जन में बताया था, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1.67 इंटू 10 की पावर 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि यूनिट जो है वो किलोग्राम की टर्म्स में आए। अगर हमारे पास B आ गया तो हम यहाँ पुट करके यू नॉट भी पता है, दोनों निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, मेथड मैंने आपको बता दिया, यूनिट्स का मेन रोल है इसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम पर्टिकुलर रोटेशनल वाइब्रेशन थे तो नहीं कह सकते, ये है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही क्वेश्चन है, और जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि ना इसमें ऑप्शन से एक जैसे से दिखते हैं तो समझ नहीं आता कौन सा आंसर है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। तो PA and PB denotes the population of the two energy states EA and EB, and EA is greater than EB। ठीक है, ये एनर्जी है। द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन द टेम्परेचर इज, और टेम्परेचर गिवन है T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हमें ये पॉपुलेशन का बताना है कि पॉपुलेशन A की बड़ी होगी B की या कैसे। तो देखो हमने बोल्ट्जमैन लॉ किया था जिसमें हम पॉपुलेशन निकालते हैं, ना इक्वल टू GI e की पावर माइनस EI बाय KT। तो पॉपुलेशन N से डिनोट कर रखा है हमने, इन्होंने P से कर रखा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा कब होगी, जब ये वैल्यू कम हो, और अगर ये वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब ये वाली वैल्यू कम हो। और ये कम कब होगी, जब टेम्परेचर कैसा हो, ज़्यादा हो, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से पॉपुलेशन बढ़ेगी एक तो। ठीक है, एक तो ये बात होगी। और एनर्जी कम कर दो, एनर्जी कम करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। दो तरीके हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि एनर्जी EA इज ग्रेटर देन EB। अगर हम ये देखें EA ग्रेटर है EB से, तो पॉपुलेशन ऑफ A और पॉपुलेशन ऑफ B में जिसकी एनर्जी कम उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो ये होगा।
अगर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें एट T1 पर्टिकुलर टेम्परेचर तो यही रहेगा, और पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 पे भी यही रहेगा। तो ये क्या आया हमारे पास, एनर्जी का कंक्लूजन आया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो देखो ये ऑप्शंस कौन से में गिवन है, मतलब PB ग्रेटर होगा, तो इसमें PB लेस है, इसमें ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में लेस हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें भी ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर है, तो या तो C ऑप्शन या D ऑप्शन हो सकता है। फिर हम आगे देखते हैं, ये है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। अब हम टेम्परेचर का देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे गिवन है T1 इज ग्रेटर देन T2, अगर T1 ग्रेटर है तो पॉपुलेशन भी T1 वाले की ज़्यादा होगी। तो देखो किस में ज़्यादा, इन दोनों ऑप्शन में से T1 वाले की पॉपुलेशन C ऑप्शन में, इसमें कम है, इसलिए हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। आपको हो सकता है ये थोड़ा सा अभी समझ ना आया हो, तो एक दो बार इसको दोबारा से देखो, बिल्कुल इजी है, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइब्रेशनल रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल in the 3 lowest vibrational level of the ground electronic state are B0, B1 और B2 हमें given है, ठीक है। The value of equilibrium internuclear distance is, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, Bn equal to Be minus n plus half alpha, relation between nth energy level मतलब nth rotational constant एंड इक्विलिब्रियम रोटेशनल कांस्टेंट, और अल्फा क्या था, रोटेशन वाइब्रेशन कपलिंग, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर हम BE निकाल लें, B आ गया तो हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब R भी निकाल सकते हैं, ठीक है। BE आ जाएगा तो B से क्या आएगा, RE। तो देखो BN यानी कि B0, यहाँ लिखें B0, तो B0 अगर लिखेंगे तो इक्वल टू BE माइनस 0 पुट करोगे हाफ अल्फ़ा, ऐसे B1 इक्वल टू BE माइनस 3/2 अल्फ़ा। तो B0 कितना गिवन है, 10.440 इक्वल टू BE माइनस हाफ अल्फ़ा, अल्फ़ा नहीं पता, B1 10.138 इक्वल टू BE माइनस 3/2 अल्फ़ा। तो देखो इसको सॉल्व करके अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से BE निकल सकता है, अगर यहाँ से BE निकल गया तो BE क्या होगा, H/8 पाई स्क्वायर न्यू R स्क्वायर C इन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो R की जगह RE हो जाएगा क्योंकि यहाँ BE है, तो BE भी आ जाएगा, H सब कुछ गिवन है, तो RE हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बस मेथड देखना था, हमने देख लिया। बाकी ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ नेट में क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, गेट में आ सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल वाला आराम से आ सकता है नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, psi1, psi2, psi3 are wave functions of an harmonic oscillator and phi naught, phi1, phi2 are wave function of an harmonic oscillator with increasing order of energy. The subscript denotes the vibrational quantum number in both cases. जो subscript हैं ये vibrational quantum number given है हमें, ठीक है। तो हमें ये बताना है the forbidden transition is, और ये given है, ये psi तो है n हार्मोनिक वाले और phi है हार्मोनिक वाले। तो देखो n हार्मोनिक में तो सारे ही अलाउड होते हैं, डेल्टा n +-1 +-2 एंड सो ऑन, लेकिन ये जो phi वाली टर्म्स है ये इन्होंने गिवन दे रखी है हार्मोनिक वाली। तो हार्मोनिक में कौन से अलाउड होते हैं, हमने सिलेक्शन रूल पढ़ा था, डेल्टा n +-1 ही अलाउड है, ठीक है। तो देखो अगर हम चेक करें psi नोट से psi1, नोट से 1 में देखो ये 0 से 0 में जा रहा है, 2 से 4 में, 4 से 6 में, मतलब एक का तो है ही नहीं चेंज। देखो हम इसको यूं लिख सकते हैं यहाँ पे phi नोट +A2 phi2 +A3 phi4,
ये हमें साई नॉट गिवन है और साई 1 कितना गिवन है, B1 फाई नॉट प्लस B2 फाई 4 प्लस B3 फाई 6। तो देखो इसमें एक का चेंज तो है ही नहीं, नोट से या तो 1 होना चाहिए या नोट 4 6, 2 से 3 भी नहीं है, 4 से 5 भी नहीं है, तो एक का चेंज नहीं है, तो मतलब ये तो अलाउड नहीं है। इसने फॉरबिडन ही पूछी थी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब बाकी देख लेते हैं कि बाकी कैसे अलाउड है। तो देखो साई नोट से साई 2, साई नोट से साई 2 देखें तो साई नोट कितना है, A1 फाई नोट प्लस A2 फाई 2 प्लस A3 फाई 4 और साई 2 है हमारे पास C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 4। तो देखो यहाँ नोट से 1 गिवन है, अगर एक भी अलाउड है ना तो पूरा अलाउड हो जाता है, तो मतलब साई नोट से साई 2 अलाउड है। ठीक है, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। साई नोट से साई 3, इससे ये देखो तो 0 से 1 नहीं है, 2 से 3, देखो यहाँ फाई 2 है, यहाँ फाई 3 है, तो मतलब अगर एक भी ट्रांजिशन अलाउ है तो ये पूरा अलाउ होता है, तो मतलब साई नोट से साई 3 भी अलाउड है। साई 1 से साई 2, तो देखो यहाँ नोट से 1 है ना, 0 से 1 पे आया हुआ है, तो मतलब ये अलाउड है, तो फॉरबिडन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो हमारे क्वेश्चंस आज वाले कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्टार्ट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।